Hello everyone, welcome back once again in the 7th lecture series of grammar section on the YouTube channel of Drishti Tutorial Private Limited. आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन। हम लोग जो लेक्चर सीरीज को लेकर के आ रहे हैं, हर टॉपिक के सेक्शंस को लेकर के आ रहे हैं। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो है इंडिफिनिट प्रोनाउन का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द क्लास। बात करेंगे हम लोग प्रोनाउन चैप्टर में इंडिफिनिट का। जैसा एक टॉपिक में असाइनमेंट में चीजें अपलोडेड है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। बात समझ में आ रहा है? ये टॉपिक चीजें आपके असाइनमेंट में ऑलरेडी अपलोडेड है, बस आपको क्या करना है, फिगर आउट करते चलना है। तो ये नाम से पता चल रहा है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट मींस अनिश्चित। इंडिफिनिट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है? अनिश्चित। तो बात करते हैं कि जब हम सब्जेक्ट के रूप में किसी प्रोनाउन का यूज करेंगे, उससे क्या अनिश्चितता की बोध हो रही है? तो यही हमें क्या करना है कि फिक्सेशन करना है, यानी उस पर फोकस करना है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जिससे उस टर्म के डेफिनेटनेस शो नहीं होती है, इनडेफिनेटनेस शो होती है। तो बात करते हैं वो कौन कौन सा प्रोनाउन है। तो आपके एग्जांपल में, ये असाइनमेंट में अपलोडेड है, ईच, एवरी, समवन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी। इस तरह से कुल टोटल हमने 7-8 टर्म को आपके असाइनमेंट में रखा है। तो बात करते हैं कि इनके यूसेज पे क्या प्रभाव पड़ता, हम कैसे यूज करते हैं। नॉर्मली आप इतना तो पता है कि प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो आखिर ये कैसा कैसा सब्जेक्ट बनेगा, इस पे फोकस करना है। तो असाइनमेंट में लिखा हुआ है कि दे आर सिंगुलर प्रोनाउन। मैंने इस असाइनमेंट में रख दिया कि दे आर सिंगुलर प्रोनाउन। कैसे प्रोनाउन है? सिंगुलर। और अगर वो प्रोनाउन सिंगुलर है तो फिर वर्ब कैसा लेगा अपने साथ? सिंगुलर वर्ब लेंगे। बाद बाकी अपना पजेसिव एडजेक्टिव कैसा लेगा? तो वो भी एडजेक्टिव तो सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, बट ही इज देयर कैसे प्रोनाउन के साथ आते हैं, इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो हम लोग सीखेंगे। तो नॉर्मली है, अगर आप someone का यूज करते हैं, someone has done his work ऑब्लिक their work। तो मैंने क्वेश्चंस लिखा और आपके एग्जाम्पल में है, मैं वन बाय वन समझाऊंगा। someone आप सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं, तो ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कैसा वर्ब? सिंगुलर वर्ब, यानी है जिसके वर्ब के रूप में ये करेक्ट फॉर्मेशन है। बाद में जब सेंटेंस आगे बढ़ा तो आप देख रहे हैं हिज या देयर, इनमें से क्या लेंगे? अगर यहां दे होता तब तो देयर लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमें इसे सिंगुलर मानना है, इसलिए हिज को प्रेफर करेंगे। क्लियर है? इस प्रकार इंडेफिनिट को समझ गए कि ये सारे इंडेफिनिट है। फर्स्ट एग्जांपल इसका देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है। एवरीबडी इज सपोर्टिंग द पुअर। एवरीबडी इज सपोर्टिंग द पुअर इन आवर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में हर लोग गरीबों की मदद करते हैं या कर रहे हैं। तो एवरीबडी इज सपोर्टिंग, इज क्यों लगाया? क्योंकि एवरीबडी कैसा प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट एग्जांपल है, एवरीवन हैज कंप्लीटेड हिज work in time। everyone has completed, has helping verb singular and the next form is his work। तो his work हमने their work तो लिया नहीं, his work लिया, चूंकि ये सारा सिंगुलर है। इस तरह से सेकंड एग्जांपल भी करेक्ट है। and the last example is everybody was raising slogans holding a small red colored flag in his oblique their hand। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इसको भली भांति देख पा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में एक ही मकसद है, इस क्वेश्चंस में आप हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई कर चुके हो, वॉज लिखा हुआ है। वॉज एंड वर में से वॉज को प्रेफर किया आपने। अब आगे जो बात रखी गई है वो बात में हिज एंड देयर का प्रेफरेंसेस है। तो किसे प्रेफर करेंगे? क्योंकि ये सिंगुलर, तो हिज लेंगे, देयर नहीं लेंगे। गॉट द पॉइंट? और वो क्रॉस भी किया हुआ है। आइए नोट वाले सेक्शन को देखते हैं। द प्रोनाउन वन, वो एन ई, ये भी एक प्रोनाउन है। वन जो है एक प्रोनाउन है। अब बात करते हैं, वो भी वन कोई एक व्यक्ति का बात हो रहा है। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी। अगर वन शुड लगा रहे हैं आप, शुड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। वन शुड डू हिज ऑब्लिक वंस ड्यूटी। इफ यू राइट द सेंटेंस वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो समझिए वन सब्जेक्ट के तौर पे आया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपने हेल्पिंग वर्ब रखा, यानी ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो समझते हैं कि बाद में इसका जो टर्म है हिज होगी या वंस, तो वन के अकॉर्डिंग वंस लेंगे, हिज नहीं लेंगे।
क्लियर है? तो नोट में आप देखेंगे कि द प्रोनाउन वन टेक्स वंस एज पॉसेसिव केस यानी पॉसेसिव केस और वन सेल्फ एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो वन का रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ, आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, वी का रिफ्लेक्सिव आवर सेल्फ। क्लियर है? तो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ। करेक्ट है, वन के अकॉर्डिंग वंस एंड रिफ्लेक्सिव भी वन सेल्फ। गॉट द पॉइंट? एग्जांपल नंबर 2, वन शुड कीप चेजिंग वंस टारगेट। ऑब्वियसली अगर वन है तो बाद में वंस ही लेंगे, हिज लेने की कोई जरूरत नहीं है। गॉट द पॉइंट? इस प्रकार से इंडेफिनिट का जो मेजर टर्म था जिससे हमें कभी कभी एग्जामिनेशंस में प्रॉब्लम हो जाती है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये सारा बात क्लियर हो गया। क्लियर है? बढ़ते हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन की ओर, है ना? रिलेटिव प्रोनाउन, जैसा कि ये टर्म से पता लग रहा है कि दे रिलेट द सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट द सेंटेंस, यानी रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट द सबऑर्डिनेट क्लॉज टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सपोज करिए, आई नो द बॉय हु रिस्पेक्टेड मी yesterday। इस बात को समझिएगा, आई नो द बॉय। अब यहां पे आपने इस सेंटेंस को यहां तक लिखा, फिर बीच में क्या लाया? हु कैसा प्रोनाउन के रूप में आया है? चूंकि इस टर्म को दूसरे टर्म से वो ऐड कर रहा है। तो अभी तो बताया था कि दे रिलेट द सबऑर्डिनेट क्लॉज टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी इस क्लॉजेस में क्या करता है? वो रेस्ट वाले पार्ट को ऐड करता है। ऐसे टर्म को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो समझते हैं, आपके स्क्रीन पे दैट, विच, हु और हुम, ये 4 टॉपिक लिखा गया है। तो हम लोग वन बाय वन इस चीज को समझेंगे फिलहाल। क्लियर है? तो इससे पहले एक स्ट्रक्चरल वाइज जो टर्म है, ये बात समझ में आ गई कि हु एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है चूंकि सेंटेंस को कॉन्फिगरेट कर रहा है, इस सेंटेंस को ऐड करने का काम कर रहा है। आइए बात करते हैं रिलेटिव। स्टार्ट तो हमने कर लिया, इसमें पहला रूल हम लोग समझते हैं। पहला रूल लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, रूल नंबर 1 जो है वो लिखा है, इट के बाद अगर बी फॉर्म का वर्ब हो, इट के बाद अगर बी फॉर्म का वर्ब हो तो बाद में प्रॉपर नाउन अगर हो तो हु, विच, दैट में से किसी भी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? फिर समझते हैं, इट के बाद अगर बी फॉर्म का वर्ब हो, इट मींस इज एंड वाज। इट के साथ वर्ड तो लगा नहीं सकते, तो इज और वाज ही होगा। हो सकता है सिंगुलर में हैव फॉर्म वाली हैज वर्ड आ जाए। क्लियर है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना यह है आपको कि अगर इट के बाद बी फॉर्म यानी इज वाज वाली कॉन्सेप्ट आए, फिर प्रॉपर नाउन आए, तो बाद वाला टर्म हु भी ले सकते, विच भी ले सकते, दैट भी ले सकते, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। गॉट द पॉइंट? चलिए इस बात को समझते हैं। एक और रूल नंबर 2 को आप देख लीजिए, फिर एक साथ टोटल एग्जांपल्स को देख लेंगे। इट के बाद अगर बी फॉर्म रखा हो, देन प्लस इसके बाद प्रॉपर नाउन ना हो करके कोई और नाउन का प्लेसमेंट हो। इट मींस मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, कलेक्टिव, ये सारे हो सकते हैं। तो इट के बाद अगर आप उस प्लेस पे बी फॉर्म का वर्ब यूज किए हैं, आफ्टर दैट वहां पे जो नाउन है वो नाउन एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन, यानी जो आप देख पा रहे हैं फॉर्मूला में, ये नाउन एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन है, तो बाद वाला टर्म सिर्फ और सिर्फ दैट आएगी, यानी रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? समझिए इस बात को। एग्जाम्पल नंबर 1 से, ये टोटल 4 से 5 एग्जाम्पल जो देख रहे हैं आप, ये सारे यूजफुल है इस रूल को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए। तो पहला एग्जाम्पल है, इट इज कोलकाता विच आई डोंट वांट टू लीव। कोलकाता कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के बाद हम लोग हु भी लगा सकते, विच भी लगा सकते, दैट भी लगा सकते। बट समझिएगा, कोलकाता के लिए हु लगाना तो किसी तरह से नहीं लगता है कि हु करेक्ट होगा। दैट आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट विच सुटेबल है, प्लेस, एनिमल, थिंग, इन चीजों के लिए दैट ज्यादा, सॉरी विच ज्यादा प्रिफरेबल है, इसलिए हमने विच लगाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, इट इज रामाकांत हु सपोर्टेड माई फैमिली। समझिए, इट इज रामाकांत, आपने देखा कि इट का कॉन्सेप्ट रखा है और फिर लगाया इज, और जिसका नाम रखा वो कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। तो इसके बाद आप क्या लेंगे? हु भी ले सकते हैं, विच भी ले सकते हैं और दैट भी ले सकते हैं। हु का प्लेसमेंट, और इतना बात तय है
कि आपने रामाकांत किसी व्यक्ति का नाम रखा तो हु ज्यादा सुटेबल है, दैट भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है, बट विच नहीं लेंगे। हाँ, व्यक्तियों की अगर सिलेक्शन की बात होगी तो विच लेंगे। व्हाट द पॉइंट। चल एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। इट इज मिल्क, मिल्क कौन सा नाउन, मिल्क मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन प्रॉपर नाउन तो है नहीं, यानी मटेरियल है तो बाद में रिलेटिव प्रोनाउन दैट लेंगे, तो दैट क्वेश्चन में रखा हुआ है। इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 3 भी करेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 4, इट इज हैप्पीनेस, तुरंत माइंड में ये बात आई, इट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बाद का रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव ओनली वन ऑफ द पेन्स दैट राइट्स स्मूथ, तो आई हैव ओनली वन ऑफ द पेन्स, पेन्स कैसा नाउन, ऑब्वियसली एक तो नॉन लिविंग हो गया, दूसरा बात कि वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आ गया, तो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में या कॉमन नाउन की कैटेगरी में, तो ऐसे टर्म्स को हम लोग किस में रखते हैं, इसके बाद जस्ट हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो शायद रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 क्लियर हो गया होगा, ये 5 एग्जाम्पल से कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार एग्जाम्पल पढ़ेंगे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। गॉट द पॉइंट। आइए रूल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 जो मेजर टॉपिक है वो है हु, विच, दैट, हुम, इन टर्म्स को लेकर के मैंने रूल नंबर 3 रखा है। तो जनरली आप यहां पे पढ़ेंगे हु, विच, हुम, इन टर्म्स को आप पढ़ेंगे, है ना। दैट, हुम का भी कॉन्सेप्ट आप रख सकते हैं। तो 1 बाय 1 चीजों को समझ लेते हैं। आपके स्क्रीन पे एक मैटर दिख रहा होगा, जिस मैटर में हु, हुम, विच और दैट का 1 लाइनर एक्सप्लेनेशन मैंने रखा है। एक बार इसे रीड आउट करते हैं। हु जो है वो यूज्ड हो रहा है किस सेंस में, तो यूज्ड एज अ सब्जेक्टिव केस एंड आफ्टर हु वर्ब्स कम, यानी वर्ब कम्स। क्या समझे इस बात को कि हु एक सब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज होता है और उसके जस्ट बाद वर्ब का प्लेसमेंट होती है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टर्म है हुम, हुम एज एन ऑब्जेक्टिव केस है और इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट की प्लेसमेंट होती है जब हम इसे रिलेटिवली यूज करेंगे तब। अगर इसे इंट्रोगेटिवली यूज करेंगे यानी क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे तो ये फिर ये जो मेथड है वो चेंज हो जाएगी। बात समझ में आया। नेक्स्ट है विच, विच इज यूज्ड फॉर थिंग्स, एनिमल, प्लेसेस, है ना, इन शब्दों के लिए विच का प्रयोग होता है। बट एक मैटर आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इस चीज को समझिए कि फॉर सिलेक्शन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग हम विच का प्रयोग करते हैं। क्लियर बात समझ में आई। अगर मैं कहूं विच इज योर पेन, है ना, विच इज योर पेन, तो ये बात आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं कह दूं अमंग, अमंग दीज पेन्स, तो ये बात तो क्लियर हो गया इन कलमों में से आपकी कलम कौन सी है। तो बहुत सारे कलम रखे हैं, उनमें से आप एक सेलेक्ट करोगे कि ये मेरी पेन है। तो अब ये समझ में आ गया कि विच का प्रयोग सिलेक्शन के लिए होता है। बट यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, याद रखेंगे ये इंट्रोगेटिव यूज है। कैसे यूज की बात हो गई यहां पे, इंट्रोगेटिव यूज। बट अगर ये होगा ऐसे मैं लिखूं कि दिस इज द शर्ट which you gave me, ये वही शर्ट है जो आपने मुझे दिया। तो इस क्वेश्चंस को आप देख पा रहे होंगे एग्जांपल नंबर 1 एंड 2 में कि दिस इज द शर्ट विच आपने लगाया, और शर्ट एक्चुअली सिलेक्शन की भी बात है और यहां पे आप डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं। तो सेंटेंस में रिलेटिवली मतलब जोड़ने का काम किया जा रहा है। जो आपने मुझे दिया, जब आप ऐड करते हैं ना, जब रिलेटिव की तरह यूज करते हैं तो फिर सेंटेंस ये विच का मीनिंग हो जाता है जो, जिसे, है ना। बट अगर आप इसे क्वेश्चन पूछते हैं तब इसका मीनिंग होता है कौन सा। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब इसकी मीनिंग है कौन सा, लेकिन जब आप पढ़ते हैं कि जब विच को एज ए कनेक्टर यूज करते हैं या फिर ऐसे टर्म में यूज जिससे पता चले कि वो बाद वाले सेंटेंस को ऐड कर रहा है, तब वो हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। गॉट द पॉइंट। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इस एग्जाम्पल को क्लियर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आई नो द मैन whom she gave her wallet, I know the man। एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए, रूल नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या रखा हुआ है कि आई नो द मैन
whom she gave her wallet। देखिए उस सेंटेंस में एग्जाम्पल नंबर 1 में whom का प्रयोग किया गया और whom के जस्ट बाद उसने सी रखा है। तो शी मैंने कहा था ना, whom के जस्ट बाद सब्जेक्ट की प्लेसमेंट हो सकती है, वो करेक्ट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, आई नो द बॉय हु डिसीव्ड हर। आपको कुछ भी नहीं देखना है, आई नो द बॉय हु का प्लेसमेंट देखना है और बाद में लिखा हुआ है डिसीव्ड। डिसीव्ड अपने टर्म में क्या है, वर्ब है, और बताया था हु के बाद वर्ब की प्लेसमेंट होती है। बात समझ में आया? बाकी सेंटेंस में कनेक्टर का तो काम करेगा ही। तो ये बात समझ में आ गया कि whom के बाद प्लेसमेंट सब्जेक्ट की एंड who के बाद प्लेसमेंट वर्ब की। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। सी आस्क्ड द चाइल्ड व्हिच ऑफ हिज फ्रेंड्स हैड स्कोल्डेड हिम। ये आपके स्क्रीन पे है। क्लियर है? तो डबल रिपीट हो चुकी है, हिज फ्रेंड्स हैड स्कोल्डेड हिम, वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप उसे काट लेंगे, बट समझिए इस बात को कि विच ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स तो लिविंग है और लिविंग के कारण हु आना चाहिए था, बट आपने विच क्यों यूज किया? क्योंकि यहां पे सिलेक्शन की बात है। जब आप उन लोगों में से एक की बात करते तो सिलेक्शन की बात है, और ऐसे सेंस में आप विच का प्रयोग करते हैं। गॉट द पॉइंट? एंड द लास्ट एग्जांपल इज द गर्ल and her dog that entered the house are quite tired, है ना? तो चलिए वहां पे एक चीज थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि जब आप गर्ल की भी बात कर रहे हैं और डॉग की भी बात कर रहे हैं, देखिए रूल नंबर 3 में दैट का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है इंस्टीड ऑफ हु एंड विच, यानी हु और विच के बदले दैट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पर है उसमें क्या है कि द गर्ल के लिए तो हु आना चाहिए था और डॉग के लिए विच आना चाहिए था। इन दोनों को हटा करके मैंने क्या यूज कर लिया? दैट। तो याद रहे, जब हमें कंफ्यूजन हो जाए या फिर आप विच का प्रयोग करते तो एनिमल सेटिस्फाइड नहीं, अगर एनिमल के लिए दैट का प्रयोग करते तो फिर पर्सन सेटिस्फाइड नहीं, ऐसे स्थिति में, ऐसे कॉम्बिनेशन में हम लोग दैट का यूज करते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट है रूल नंबर 4, सुपरलेटिव डिग्री टेक्स दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। सुपरलेटिव डिग्री इतना तो पता है कि अगर बात करें गुड की तो गुड हो गया पॉजिटिव डिग्री, बेटर हो गई कंपैरेटिव डिग्री एंड बेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड द लास्ट इज सुपरलेटिव। तो जब जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा तो बाद का सेंटेंस रिलेट करने के लिए दैट आएंगे। रूल में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4 का एग्जांपल नंबर 1। शालू इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स। शालू इज वन ऑफ द, ये बात पता है ना कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आती है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, इसलिए एग्जांपल नंबर 1 को आप अच्छे से देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि शालू इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स। बाद में है हु ऑब्लिक दैट कैन फिगर आउट मी, इट मींस दैट कैन अंडरस्टैंड मी, जो मुझे समझ सकती है। तो इस बात को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ मोस्ट, और मोस्ट कौन सी डिग्री? द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, है ना? जैसे आप मोस्ट में ले सकते हैं मैनी, पॉजिटिव, मोर, कंपैरेटिव एंड द मोस्ट इज सुपरलेटिव। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सुपरलेटिव रहे तो बाद में रिलेटिव प्रोनाउन किसको लेते हैं? दैट। इस तरह से एग्जाम्पल क्लियर हो गया, दैट लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर मोदी जी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पीएम ऑफ इंडिया। पीएम दैट ऑब्लिक हु लिखा हुआ आपके क्वेश्चन पे, इंडिया हैज एवर सीन। तो इंडिया हैज एवर सीन वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसके पहले स्ट्रॉन्गेस्ट पीएम की बात कर रहे हैं आप, और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट इज सुपरलेटिव। अगर सुपरलेटिव हो तो बाद में दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? एंड द लास्ट रूल फॉर दिस सेशन इज, मैंने लिखा आफ्टर ऑल, द सेम, है ना, नन, नथिंग, द फ्यू, द लिटिल, इन शब्दों का प्रयोग जब सेंटेंस में हो जाता है तब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग दैट करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए, आई हैव फ्यू बुक्स, फ्यू शब्द का प्रयोग कर दिया तो बाद में रिलेट करने के लिए आपको दैट लेना पड़ेगा, और सेंटेंस में दैट आई बॉट इन अमेरिका लिखा हुआ है। बात समझ में आ गया? एग्जाम्पल नंबर 2 को देखेंगे, दिस इज द सेम शर्ट, सॉरी दिस इज द सेम शर्ट लिखा हुआ है, द सेम शब्द का प्रयोग है
तो द सेम के बाद आपने दैट का प्रयोग किया, फिर लिखा संपा गिफ्टेड मी। तो ये बात समझ में आ रही होगी कि द सेम, द वेरी, द लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग, इन शब्दों का प्रयोग जब सेंटेंस में हो जाए तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन दैट के रूप में प्रयोग होते हैं। ये बात पता है कि आप बोलते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल का प्रयोग कर रहे हैं तो बाद में क्या आएगा, दैट, द सेम, सच दैट, है ना, द फ्यू दैट, इन शब्दों का प्रयोग हम लोग दैट के साथ करते हैं। अगर सेंटेंस में इन शब्दों का यूज है तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन दैट के रूप में प्रयोग होंगे। सारी बातें क्लियर हो गई। इस तरह से आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन का जो सेशन है समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।